नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा। प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटर क्लोफ पर दक्षिण अफ्रीका की परंपरागत शैली में स्वागत। जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार अभिनंदन। 20वें G20 लीडर्स समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिता लागू। श्रम बल के लिए बेहतर वेतन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण जैसे बड़े बदलाव की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रमेव जयते। बिहार में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की कमान, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग। वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस में जोरदार बवाल। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना प्रदेश कार्यालय पर किया जमकर हंगामा। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी है सियासत। एसआईआर की समीक्षा पर बैठक करेंगी टीएमसी। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग पर बीजेपी हमलावर। कहा, संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की हो रही है कोशिश। और ऋषभ पंत की अगुवाई में शनिवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की जंग की होगी शुरुआत। 0 से पिछड़ रही टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटर क्लोफ पर उनका दक्षिण अफ्रीका की परंपरागत शैली में स्वागत किया गया। इस दौरान वहां की सांस्कृतिक विविधता की अनूठी झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। वर्ष 2014 के बाद से ये उनका 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। वे इस समय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं। ऑस्ट्रेलिया G20 का अहम सदस्य है और उसके भारत के साथ बड़े ही सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातें कई अहम निष्कर्ष निकालती हैं। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दिल्ली बम धमाका और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। We can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting, and I of course saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties.
दक्षिण अफ्रीका यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख व्यवसायी और नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष कोस बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैब्रियासो ब्लोसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. Over the last few years, we invested 80,000 crore in India, and our intention is to double these investments. We are very excited about the potential of growth in India technology, and meeting with Prime Minister was amazing because under his leadership, the use of technology in India has been a reference for the world, and we think Naspers and Prosus can learn from India, but also contribute to investing in startups, ideas, to make India a benchmark in AI globally. That's the experience we have, and we really want to invest and develop together with India. So yeah, we discussed with Prime Minister many areas to keep investing in new technologies and AI, and I'm confident we are going to keep succeeding in our investments in India. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 लीडर समिट की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। 22 से 23 नवंबर तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में विकास, जलवायु संकट और वैश्विक आर्थिक असंतुलन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या रहेगा इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में खास, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के रूप में शामिल कराया गया था और अब ये पहली बार है कि G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका के किसी देश में हो रहा है। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि उनका फोकस एक समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ वैश्विक ढांचे को मजबूत करना है। इस शिखर सम्मेलन में 42 देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर भाग लेने जा रहे हैं। इसमें G20 के 21 में से 20 सदस्य, 16 अतिथि देश और 6 क्षेत्रीय तथा आर्थिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अमेरिका ने इसमें आने से इनकार किया है, इसलिए उसकी सीट खाली रहेगी। फिलहाल G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। भारत ने अपनी अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखा था और उसी तर्क पर आज के हालात को ध्यान में रखते हुए इस बार G20 समिट को 3 बड़े सत्रों में बांटा गया है। पहला सत्र समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, व्यापार, विकास, वित्त और कर्ज बोझ जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। दूसरा सत्र सक्षम दुनिया पर, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण और खाद्य प्रणालियों की चर्चा होगी। और तीसरा सत्र सभी के लिए न्यायपूर्ण भविष्य, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, सम्मानजनक रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। समझा जाता है कि शिखर सम्मेलन में शामिल सदस्य इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी प्रस्ताव पेश करेंगे। समिट से पहले कई अहम रिपोर्ट नेताओं के सामने रखी जाएंगी। वैश्विक असमानता, अफ्रीका से जुड़े विशेषज्ञ पैनलों और G20 के 20 वर्ष पूरे होने पर की गई समीक्षा जैसी रिपोर्टें। इसके साथ ही कई हाई लेवल मीटिंग्स भी होंगी। ग्लोबल फंड, पुनर्भरण चर्चा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा कार्यक्रम, कम्पैक्ट विद अफ्रीका से जुड़ा आयोजन और अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के साथ विशेष सत्र। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कई नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। वे इप्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की शीर्ष बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अब तक G20 की 133 में से 130 बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम चरण में शेरपा स्तर की बैठक चल रही है, जहां लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ की ही बात प्रमुखता से हो रही है और वो भी खास तौर पर अफ्रीका को केंद्र में रखकर। अब देखना यह है कि विकसित देशों पे इसका क्या असर पड़ता है, किस तरीके से आप वे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि आर्थिक संभावनाओं के क्षेत्र सबके लिए बराबर तरीके से खुले।
डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन। केंद्र सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इसके तहत कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आज से प्रभावी हो गए हैं। इन संहिताओं के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और एकीकृत ढांचे में बदल दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये सुधार भारत के मजदूरों को बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक कार्य परिस्थितियां देने की दिशा में परिवर्तनकारी साबित होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। ये भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवर टाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। ये सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम वीरों के कल्याण के लिए किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इसे सराहनीय कदम बताया है। आजादी के बाद दशकों पुराने श्रम कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस फैसले का असर देश के करोड़ों कामगारों पर पड़ेगा। 4 श्रम संहिताएं लागू होना श्रम क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमावली बनाने के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केंद्र सरकार द्वारा 4 नए श्रम संहिताओं को लागू करने के फैसले की सराहना की है। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और समान अवसर प्रदान करके सशक्त बनाया जाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला निवेश को बढ़ावा देगा, व्यापार को सुगम बनाएगा और श्रमिकों को विकसित भारत की यात्रा में भागीदार बनाएगा। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के मुख्य बिंदुओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, केंद्र सरकार ने देश में 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के करोड़ों श्रमिकों के हित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में ये 4 श्रम संहिताओं को लागू किया जाना युगांतकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट बेस्ड ये पूरी सुविधा होगी, पूरी तरीके से पोर्टेबल और प्रवास संबंधी किसी बाधा के बिना सभी राज्यों में उपलब्ध होगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज से रोजगार मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी।
स्थायी कर्मचारी के समान फायदे और कानूनी सुरक्षा इन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने से श्रमिकों को हासिल होगा। केंद्र सरकार ने देश में 4 श्रम संहिताओं को लागू किया और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के करोड़ों श्रमिकों के हित, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। यह ऐतिहासिक निर्णय श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। साथ ही ये निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन को नई गति देकर विकसित भारत की यात्रा को और तेज करेगा। श्रमेव जयते भाव को जीवंत करता ये निर्णय श्रमिक सशक्तिकरण, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त प्रतीक है। ऐतिहासिक सुधारों के साथ लाई गई 4 श्रम संहिताओं पर भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश के समस्त श्रमिक वर्ग को गरिमा, सुरक्षा और उन्नत कल्याण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा। चारों श्रम संहिताएं श्रम बाजार की नई और उभरती वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। बीएमएस का मानना है कि यह भारत की एक न्यायसंगत, समावेशी और सशक्त श्रमिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र आर्य ने कहा कि यह फैसला आज़ादी के बाद श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा सुधार है, जिससे कामगारों को सशक्त बनाया जाएगा और नियमों का अनुपालन आसान होगा। भारत सरकार ने इनको लागू किया है, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे वो इतने पुराने थे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है। आज काम की दुनिया बदल रही है। जब ये कानून बने थे वो काम आज थे ही नहीं। तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहाँ से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन संहिताओं में, इन कोड्स में उनका सबका समाधान है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर पहले किसी को कोई मन आता था देता था, कोई मन नहीं आता। तो अब इसमें जो है हर व्यक्ति जो काम करने के लिए जाएगा, एम्प्लॉयर जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा 4 नए श्रम संहिताओं के लागू करने के फैसले का स्वागत किया है। एनएफआईटीयू ने केंद्रीय मंत्री से श्रम संहिताओं के त्वरित क्रियान्वयन का भी आह्वान किया है। एनएफआईटीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने कहा कि श्रमिक हित और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए चारों श्रम संहिताओं का राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी देरी के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं श्रमिकों के जीवन में स्थिरता आएगी। करीब 50 करोड़ लोग से अधिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका न्यूनतम वेतन अब बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में भी पुराने समय के कानून थे, आज लेटेस्ट बहुत सी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। इस तरीके से ये कहा जाए कि राष्ट्रीय मोर्चा एनएफआईटीयू और उसके 14 श्रमिक संगठन है जिसकी हम लोग अलग से जारी करेंगे, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य मनसुख मंडाविया साहब ने आज नोटिफिकेशन किया है। और भारत सरकार की संसद जो कि संविधान के तहत सर्वोच्च विधानपालिका है, वो तो 5-6 साल पहले पास कर चुकी। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार कई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग दिया गया है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं विधि विभाग दिया गया है। दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। नितिन नवीन पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। ऊर्जा एवं वित्त विभाग ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव के पास रहेगा। ग्रामीण विकास एवं परिवहन श्रवण कुमार के हिस्से में आया है। स्वास्थ्य एवं विधि मंत्रालय का कार्य मंगल पांडे देखेंगे और अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य का विभाग हासिल हुआ है।
लेशी सिंह की अगर बात करें तो उन्हें उपभोक्ता एवं खाद्य संरक्षण का मंत्रालय मिला है। श्रेयसी सिंह खेल एवं आईटी मंत्री होंगी। दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री होंगी। दीपक प्रकाश को पंचायती राज का कार्यभार दिया गया है। बिहार में विभागों का बंटवारा हो गया है मंत्रिमंडल के गठन के बाद और शपथ ग्रहण के बाद। और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में जोरदार बवाल मचा हुआ है। टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम स्थित पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी कार्यालय पहुंचे, जिनके आते ही विरोध और तेज हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ रहते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद टिकट वितरण को लेकर संगठन में असंतोष खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस कार्यकर्ता अब सदाकत आश्रम में धरने पर बैठ गए हैं और संगठन में बदलाव की मांग पर अड़े हुए हैं। और जब से देश में SIR 2.0 शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल में इसको लेकर लगातार राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी SIR 2.0 का विरोध कर रही है, तो बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी SIR को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की और ममता बनर्जी ने कल ही चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से इसे रोकने की बात कही थी। बंगाल से लगातार अवैध प्रवासियों से वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसके बाद इस प्रक्रिया में और तेजी लाए जाने की बात कही जा रही है। SIR पर सियासी घमासान, टीएमसी पर SIR में बाधा डालने का आरोप, ममता बनर्जी की CEC से SIR रोकने की मांग। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है और अब तक लगभग 51 करोड़ वोटरों में से 50 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को एनुमरेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं। लेकिन सियासी विवाद तो पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल में SIR का काम लगातार जारी रहना चाहिए। ये पत्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के CEC ज्ञानेश कुमार को लिखे उस पत्र के बाद आया है जिसमें राज्य में चल रहे SIR को तुरंत रोकने की मांग की गई थी। अपने पत्र में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लेटर के दावों को खारिज किया है। पत्र में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी का संदेश भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य चुनाव अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करना और अयोग्य व अवैध मतदाताओं से बने वोट बैंक की रक्षा करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बूथ लेवल अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने और अपनी राजनीतिक सनक को प्राथमिकता देने के लिए उकसाया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है बल्कि देश में नवी बार हो रही है। वहीं भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा पोषित आपराधिक तत्व गुंडों के द्वारा BLOs को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने TMC के गुंडों के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डाल करके क्या वो दिन वापस लाना चाहती हैं। SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव जारी है। आयोग ने न्यू टाउन में EVM व्यवस्था की जांच के लिए जिलाधिकारियों के साथ कार्यशाला की। वहीं राज्य सचिवालय ने भी शनिवार को DM की जवाबी बैठक बुलाई। इस बीच काम में ढिलाई के आरोप में कोलकाता उत्तर के 7 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राज्य में बदलती जनसांख्यिकीय और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता राज को जंगल राज करार दिया है। पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो
बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ बाराबंकी के कांग्रेस सांसद की याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल का मामला 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि यूपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण फेज 2 के तहत 21 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के लिए निर्धारित कुल मतगणना प्रपत्रों में से 98.93% यानी 50.43 करोड़ मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 26.77 यानी 13.64 करोड़ मतगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पहले ही 100% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी वितरण दर 99% से अधिक है। मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में 61.30% के साथ लक्षद्वीप पहले स्थान पर और 59.81 के साथ गोवा दूसरे स्थान पर है। केरल में 6.18 फॉर्म के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। 4 नवंबर से शुरू हुई मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली पुलिस ने देश के पहले और सबसे बड़े साइबर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन का नाम साई हॉक रखा गया। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 4300 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया और इनमें करीब 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1000 करोड़ की मनी ट्रेल भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन साई हॉक को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन 48 घंटों तक चला, जो 19 तारीख से शुरू हुआ था और 21 तारीख सुबह 8 बजे तक चला। इस दौरान पुलिस ने कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की और वहां छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान 877 आरोपियों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, जबकि 509 लोगों को नोटिस जारी किए गए। ऑपरेशन में 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। 19 तारीख से परसों से ये 48 आवर्स का ऑपरेशन साई हॉक लॉन्च किया गया। पूरी पैन दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट ने इस ऑपरेशन में शामिल हुए और उसी का नतीजा है कि हमने सक्सेसफुली करीब 1400 लोग को हमने या तो अरेस्ट किया या नोटिस दिया। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 3800 शिकायतों को एनसीआरबी डेटाबेस से लिंक किया गया। वहीं महरौली इलाके में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। पुलिस के मुताबिक एक केस में 25 म्यूल अकाउंट्स की पहचान हुई है, जिनके जरिए ठगी की रकम अलग अलग खातों में भेजी जाती थी। सिर्फ 48 घंटे में दिल्ली पुलिस ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का पता लगाया है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड विदेश में है और उसकी तलाश जारी है। हमने कई नेशनल, पैन इंडिया और इवन इंटरनेशनल लिंकेजेस अकाउंट्स की, जिसके थ्रू पूरा पैसा साइफन हो रहा था। पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उनको पकड़ा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के लिए एक लंबे होमवर्क की जरूरत थी और पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी। साइबर पीड़ितों की शिकायतों को बारीकी से पढ़ा गया और इनपुट्स पर काम किया गया। शिकायतों में सबसे ज्यादा मामले फर्जी नौकरी के ऑफर, इन्वेस्टमेंट स्कीम, सोशल मीडिया लाइक्स बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम ऑफर और ऑनलाइन टास्क से जुड़े थे। पूरे साई हॉक के ऑपरेशंस में जो 48 घंटे चला, करीब 1 महीने की मेहनत और डाटा ड्रिवन में सबसे ज़्यादा मदद हमें मिली I4C के वर्टिकल से। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जो साइबर अपराधी पकड़े गए हैं उनके पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस अन्य संदिग्ध खातों और लोगों की पहचान में जुटी है। तकनीक के इस दौर में जहां एक क्लिक से साइबर फ्रॉड हो जाता है, ऐसे में पुलिस के लिए साइबर अपराधियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है और यही वजह है कि एक लंबी तैयारी और होमवर्क के बाद दिल्ली पुलिस मैदान में उतरी और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत के दौरे पर है, जहां उन्होंने भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और पद्मावती मंदिर में भी पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में भारत के पश्चिमी राज्य भी शामिल हो रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के साथ ही राजस्थान समेत कई दूसरे राज्य भी महोत्सव का हिस्सा हैं। भारतीय कला महोत्सव का उद्देश्य राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराना है। कार्यक्रम का शुभारंभ के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत को सहेजना और अगली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि जैसे आयोजनों से विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देशवासियों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। ये समझ हमारी सोच को विस्तृत बनाती है। साथ ही ऐसे आयोजनों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान बढ़ता है, उनका संरक्षण करने की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ ध्वज स्तंभ पर भी प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मावती मंदिर में भी पूजा अर्चना की, जहां पुजारियों ने उन्हें शेष वस्त्रम भेंट किया। पूजा अर्चना के दौरान राष्ट्रपति ने समृद्ध और सशक्त भारत की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि निश्चित ही यूएन ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को हासिल किया, लेकिन आज आवश्यकता है इसे रीबिल्ड किया जाए, इसके बारे में कुछ नया सोचा जाए। उन्होंने कहा कि यूएन सुधारों पर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जो भारत आज से लगभग 75-80 साल पहले था, वो भारत आज उस जैसा भारत आज नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे में जब भारत में गतिशीलता आ रही है, तो आज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी गतिशीलता आना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को अचीव किया, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन आज आवश्यकता है कि इसे रीबिल्ड किया जाए, इसके बारे में कुछ नया सोचा जाए। यूएन रिफॉर्म्स के बारे में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार ने विभिन्न फोरम्स में इसको सामने रखा भी है। जो भारत आज से लगभग 75-80 ईयर्स पहले था, वह भारत आज वैसा नहीं है। और ऐसे में जब भारत में डायनेमिज्म आ रहा है, तो उसके लिए आज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डायनेमिज्म आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना डायनेमिज्म के न तो कोई राष्ट्र सस्टेन कर पाएगा और न कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी। ऐसे में इसे रीओरिएंट करने की आवश्यकता है। नागपुर में एग्रोविजन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की उपज एमएसपी पर खरीद कर उन्हें उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान होने पर उनकी भरपाई बेहद जरूरी है। मंत्री ने एग्रोविजन को देश के लिए नई दिशा देने वाला मंच बताते हुए कहा कि ऐसी पहल कृषि को नए दौर में ले जा रही है। किसान जितना भी पैदा करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। एक ही जगह सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देने का काम एग्रोविजन कर रहा है। ऐसे आइडियाज से ही हमारी खेती बदलेगी। आज भारत कृषि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिंगापुर में उप प्रधानमंत्री गान किम योंग से मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। नागपुर में आयोजित कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन की शुरुआत हो गई है। 21 से 24 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया।
मध्य भारत की ये एकमात्र भव्य कृषि प्रदर्शनी इस वर्ष अपना 16वां आयोजन कर रही है। इस प्रदर्शनी में किसान, कृषि विशेषज्ञ और कृषि प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 4 दिन के आयोजन में विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी, सेमिनार एवं अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष एग्रोविजन का मंत्र तंत्र ज्ञान के साथ कृषि का विकास है। इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी में लघु उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनुसंधान संस्थानों से लेकर कृषि विश्वविद्यालयों तक 450 से अधिक संगठन सहभागी होंगे। किसान आधुनिक कृषि उत्पादों और सेवाओं के साथ साथ स्टार्टअप के नवीन उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे सरकारी विभागों से प्राप्त की जा सकेगी। निःशुल्क कार्यशालाओं में विभिन्न विषयों पर लगभग 30 कार्यशालाएं होंगी। इनमें डेयरी फार्मिंग, चारा प्रबंधन, नई तकनीक, प्रसंस्करण उद्योग, कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप, गन्ना उत्पादन प्रबंधन और आधुनिक तकनीक, किसान उत्पादक संगठन और कृषि में AI के उपयोग के बारे में बताने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। मधुमक्खी पालन विषय पर राष्ट्र स्तरीय चर्चा सत्र और नींबू वर्ग के फल उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे विषयों पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे तो उनका दक्षिण अफ्रीका की परंपरागत शैली में स्वागत किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की है। वे भारतवंशी जो पूरी दुनिया में भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में जाने जाते हैं। जोहानिसबर्ग में और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का एक बड़ा समुदाय रहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक अपने विदेश यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति के इन सांस्कृतिक दूतों से अवश्य मुलाकात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में मुलाकात की है भारतवंशियों के साथ, भारतवासियों के साथ, भारत के प्रवासी नागरिकों के साथ जो भारत और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में विशेष योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर होते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का एक हिस्सा होता है। भारतवंशी जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में जाने जाते हैं, जो भारत के सांस्कृतिक राजदूत होते हैं, जो भारत भारतीयता को अपने में समेटे विदेश के अलग अलग हिस्सों में उस राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से तो वो परिचित होते ही हैं, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भी प्रेरित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग जब पहुंचे तो उन्होंने विभिन्न सामुदायिक संगठनों के लोगों से मुलाकात की जो भारतवंशी हैं और जोहानिसबर्ग में और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों से हमेशा आह्वान करते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए वो अपना अंशदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हर एक भारतवंशी, विदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाला भारतवंशी गर्व से सराबोर हो जाता है, क्योंकि वो जब देखता है कि कुशल स्पष्ट नेतृत्व किस तरीके से विकसित भारत के निर्माण में लगा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग समुदायों से तो मुलाकात की है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक एंटरप्रेन्योर से भी मुलाकात की है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है।
तकनीक एवं नवाचार को हमेशा भारतीय दृष्टिकोण ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नवाचार और तकनीक के इस्तेमाल के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज जब भारत ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है तो ये प्रौद्योगिकी के लिहाज से, ये नवाचार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में टेक एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की, प्रमुख ऐसे प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए प्रमुख लोगों से मुलाकात की जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक उसका सामाजिक कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देते हैं। और वो उनकी नीतियों में भी दिखता है कि किस तरीके से भारत आज एक डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, किस तरीके से भारत ने यूपीआई को विश्वव्यापी स्वरूप देने का कार्य किया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि कम मेक इन इंडिया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, तो उसमें इन टेक एंटरप्रेन्योर्स का बेहद योगदान होता है जो कि विदेशों में रहते हुए भारत में अपने योगदान का अंशदान कर सकते हैं। तो जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक एंटरप्रेन्योर से जुड़े भारतीय मूल के उद्यमियों के साथ मुलाकात की। ये वो उद्यमी हैं जो भारतवंशी हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, खासकर अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, अलग अलग दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में वहाँ पर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष परचम लहरा रहे हैं, विशेष उपलब्धि हासिल की हुए हैं। तो इन टेक एंटरप्रेन्योर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां पर वो G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे तो उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया दक्षिण अफ्रीका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात की, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और टेक एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की। और इस संवाद के दौरान निश्चित तौर से सबके मन में एक ही वक्तव्य होता है, एक ही बात होती है कि विकसित भारत के निर्माण में हर कोई अपना अपना योगदान दे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए फिर से खींचतान शुरू हो गई है, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु पहुंचे हैं। अचानक कांग्रेस अध्यक्ष के बेंगलुरु पहुंचने से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे वक्त में कर्नाटक पहुंचे हैं जब कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। कर्नाटक में इस समय सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, जिनका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के एग्रीमेंट की चर्चा भी जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के बेंगलुरु पहुंचने के साथ नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को और बल मिल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने 3 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन इम्फाल में जनजातीय नेताओं से मुलाकात की। इस संवाद का उद्देश्य क्षेत्र में देश में शांति, सद्भाव और विकास को मजबूत करना है। उन्होंने एकता और चरित्र निर्माण को समाज की प्रगति का मुख्य आधार बताया। भास्कर प्रभा में पारंपरिक मणिपुर भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें मणिपुर की विभिन्न जनजातियों के 200 से अधिक नेता डॉक्टर भागवत के साथ सम्मिलित हुए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि RSS एक पूर्णतः सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज को संगठित और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि RSS किसी के विरुद्ध नहीं है, यह नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि समाज को पूर्ण करने के लिए बना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ राजनीति नहीं करता और न ही किसी संगठन को नियंत्रित करता है। RSS केवल मैत्री, स्नेह और सामाजिक समरसता के माध्यम से काम करता है। मणिपुर के जनजातीय नेताओं के बीच हुआ यह ऐतिहासिक संवाद और सामूहिक भोज सांस्कृतिक एकता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश देता है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी साकार करता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नुक्शितोम्बी अथोपकम ने आज राज्य के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में विधायक विश्वजीत सिंह सहित राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नुंगशुतोम्बी ने जनता से सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों से दस्तावेजों का रखरखाव करने की अपील की।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को अटल कैंटीन का तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के तीमारपुर में शिलान्यास करके इसके निर्माण की शुरुआत की। यह अटल कैंटीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। दिल्ली में कोई भूखा न सोए, इस उद्देश्य के साथ दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए पूरी दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तीमारपुर में अटल कैंटीन का शिलान्यास किया है। ये सभी कैंटीन 25 दिसंबर तक बनकर जनता को समर्पित होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में इसकी घोषणा की थी। साथ ही इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया था। ये सभी कैंटीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के बैनर तले संचालित की जाएंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ऐसी 100 चिन्हित जगहों पर अटल कैंटीन खोल रही है, जिससे दिल्ली वालों को और दूसरे जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सके। और इसकी शुरुआत दिल्ली के तीमारपुर से की गई है। इस समय तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के तीमारपुर की एक साइट से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने इस भूमि पूजन को किया है। साथ ही यहाँ पर कैंटीन का शिलान्यास भी किया है। गौरतलब है कि इन कैंटीनों में मिलने वाला भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण होगा, जिसकी क्वालिटी की समय समय पर FSSAI और NABH की तरफ से जांच भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली वालों को इसे समर्पित करेगी, क्योंकि अटल जी का सपना था कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो और समाज के हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, न्यूट्रिशियस भोजन हो और दिल्ली में सबको समान अवसर मिले, और ये अटल जी के 100वें जन्मदिन पर, परम पूजनीय भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ सांसद मनोज तिवारी, मंत्री आशीष सूद, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, जो कि 25 दिसंबर से दिल्ली में प्रारंभ होगी। लगभग 100 जगहों पर दिल्ली वासियों को पौष्टिक भोजन इस दौरान मिलेगा, और ये योजना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की एक प्रेरक योजना मानी जा सकती है। कैमरा सहयोगी मोहित उइके और मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज दिल्ली। विश्व हिंदी परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय राष्ट्रीयता और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित देश विदेश से अनेक प्रतिष्ठित विद्वान, चिंतक, शोधकर्ता, शिक्षक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करने का अवसर ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण की नई दिशा में अपनाने और आत्मसात करने का एक प्रभावी मंच भी है। आज इस आयोजन में आप विश्व भर से जो हिंदी प्रेमी यहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ बहुत से चिंतक, विचारक, शोधकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चय ही हमारी जो भाषा है उसकी प्रमोशन तो होगी ही, और हिंदी पूरे विश्व की भाषा बने, इस प्रकार का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया जा रहा है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाना जो एक कोशिश है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साकार हो रही है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि विश्व हिंदी परिषद के इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी को केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक भाषा के रूप में सशक्त करना है। परिषद लगातार संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्व हिंदी परिषद लगातार जहां भाषा के लिए काम कर रहा है, वहीं पर हमारे देश की संस्कृति और हमारे महापुरुष जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनकी एक बड़ी भूमिका
इस राष्ट्र के निर्माण में हैं और भाषा के सहित प्रत्येक अवयव को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उनके सम्मान में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में ये विश्व हिंदी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और यही इसका उद्देश्य है। गुजरात से गिरफ्तार आतंकवादियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस के सर्च के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अहमद के घर से आईएसआईएस का झंडा मिला है। उसके मोबाइल से कुछ भड़काऊ पीडीएफ नोट भी मिले हैं। आतंकवादी से मिले डिजिटल सबूतों को लेकर एफएसएल जांच कर रही है और एटीएस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम से भी कई जानकारी मांगी है। गुजरात एटीएस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल हुआ है जिसमें आतंकवादी अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर एक होटल में आतंकवादियों के आने जाने की तस्वीरें हैं। वहीं आतंकवादी सुहेल के घर से अरबी में लिखा झंडा मिला है। गुजरात एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ ने जांच के बारे में बताते हुए कहा कि आतंकवादियों के ठिकानों से आतंकी साजिश के कई सबूत मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था, उसके अंदर हमको जो सैयद मोइनुद्दीन अहमद के फ़ोन से ये पता चला है, उसके जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी एक आईएसआईएस एफिलिएटेड फ्लैग भी था और उसके अंदर उसके फ़ोन के अंदर ऐसे एक पीडीएफ भी मिला है जिसका नाम है हाउ टू स्टे एनोनिमस। सो बेसिकली वो ट्राई ये कर रहा था कि जो भी वो सोशल मीडिया में काम कर रहा था वो किसी को पता ना चले, इसके अंदर वो ध्यान रख रहा था। जितने भी वो हैंडलर से बात कर रहा था वो कोशिश कर रहा था कि किसी को पता ना चले, वो क्लियरली एस्टैब्लिश होता है। जम्मू कश्मीर के नौगाम घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। गोपनीय जानकारी के आधार पर हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास नीरिया वन क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया जिसमें सुरक्षा बलों को 4 मैगजीन के साथ 2 एम सीरीज राइफल, 3 मैगजीन के साथ 2 चीनी गन, 2 हथगोले और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इन हथियारों का इस्तेमाल निकट भविष्य में किसी आतंकवादी वारदात के लिए किया जा सकता था, लेकिन संयुक्त अभियान ने इस योजना को पूरी तरह विफल कर दिया। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना के नौगाम ब्रिगेड ने संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई नियंत्रण रेखा के पास नीरियान वन क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर ली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अक्षरधाम मंदिर परिसर में आतंकवाद निरोधी संयुक्त अभ्यास किया। इस ड्रिल के दौरान बलों ने अपनी गति, अनुशासन और सटीक कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। अभ्यास का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। भारतीय तटरक्षक बल 19 से 20 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र और गोवा तटरेखा पर 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2025 का सफलतापूर्वक समन्वय और संचालन किया। इस अभ्यास ने उच्च स्तर के अंतर एजेंसी समन्वय, परिचालन, तत्परता तथा समुद्री सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों, विशेषकर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा महत्वपूर्ण तटीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 के सीधे सेट में पराजित करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने इस मुकाबले को महज 52 मिनट में अपने नाम किया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।